नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 27 मार्च के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, संसद रत्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, शीर्ष क्रियाशील सांसदों यानी कि टॉप परफॉर्मिंग एमपी को सम्मानित करने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत 2010 में किया गया था। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं संसद रत्न पुरस्कार का। और आपको ध्यान में रखना है कि संसद रत्न पुरस्कार की स्थापना 2009 में गैर सरकारी संगठन प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा किया गया था और पहला संसद रत्न पुरस्कार 2010 में दिया गया था। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इस पुरस्कार की शुरुआत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर हुई थी। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ही इस तरह के पुरस्कार देने के लिए अपने सुझाव रखे थे और उन्हीं सुझावों को मानते हुए प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत किया गया। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, इस पुरस्कार के लिए चयन समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जिन सांसदों को पुरस्कार दिया जाता है उनका चयन प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा गठित उच्च स्तरीय चयन समिति के द्वारा किया जाता है। और इस चयन समिति में गत वर्ष यानी कि जो पिछले वर्ष जिन लोगों को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है वे भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो प्राइम पॉइंट फाउंडेशन है उसके द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है और उसी के द्वारा जो सिफारिशें आती हैं उसके आधार पर संसद रत्न पुरस्कार सांसदों को दिया जाता है। यहाँ पर यह पुरस्कार उन सांसदों को दिया जाता है जिन्होंने संसद सत्र के दौरान होने वाली चर्चाओं में अधिक से अधिक हिस्सा लिया है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे हैं, उनकी उपस्थिति के आधार पर भी अच्छा काम करने वाले सांसदों को यह पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वह गलत है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सिर्फ पहला और दूसरा कथन ही सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में आया है, जहां पर संसद रत्न अवार्ड 2022 की चर्चा की गई है। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल अल्पसंख्यक समुदाय को ही उपलब्ध है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर मुख्यतः अनुच्छेद 30, 29 और 28 का चर्चा किया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि जो अनुच्छेद 29 है जिसमें भारत के क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में रहने वाले किसी भी वर्ग की अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे संरक्षित करने का अधिकार देता है। यहाँ पर जो वर्ड है किसी भी वर्ग, उसके कारण यह जो अधिकार है वह भारत में रहने वाले सभी लोगों पर लागू होता है। यानी कि यहाँ पर जो अनुच्छेद 29 है वो यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं है। अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। इसमें कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हों, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। यानी कि जो अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार दिया गया है वो अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही दिया गया है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल अनुच्छेद 30। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बाकी सारे के सारे यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जिसका शीर्षक है, माइनॉरिटी टैग फॉर हिंदूज, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन मार्च 28, गवर्नमेंट येट टू फाइल काउंटर एफिडेविट। तो यहाँ पर इस बात की चर्चा की गई है कि हमारे देश में 7 ऐसे स्टेट हैं और यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी का भी चर्चा किया गया है जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में हैं और इसीलिए इन स्टेट्स में हिंदू को माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है,
ओलिव रिडले कछुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर पहला कथन है, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं ओलिव रिडले कछुओं के बारे में और आपको ध्यान में रखना है कि इन कछुओं को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। यहाँ पर मैंने इस बात की भी जानकारी दे दी है कि IUCN के द्वारा और साइट्स के द्वारा इन्हें किस श्रेणी में रखा गया है, आप इनको भी नोट कर लेंगे। और यहाँ पर अगर हम इसको आधार बना करके देखें तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, ये अपने अनूठे सामूहिक घोंसले के लिए जाने जाते हैं जिन्हें अरीबादा कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कथन भी पूरी तरीके से सही है। आप सभी जानते हैं कि इन कछुओं के द्वारा अरीबादा जो कि एक घोंसला होता है उसका निर्माण किया जाता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अरीबाडा एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है समुद्र के द्वारा आगमन। इन कछुओं के द्वारा इन घोंसलों को बनाया जाता है और हजारों मादाओं के द्वारा इन घोंसलों में अंडा दिया जाता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, ओडिशा के गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य को समुद्री कछुओं के दुनिया का सबसे बड़ा रुकड़ी यानी कि प्रजनन जीव जंतुओं की आबादी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आप देख सकते हैं इस फिगर में कि ये ओलिव रिडले कछुए उड़ीसा के तट पर भारी मात्रा में एकत्रित होकर के अपने घोंसलों का निर्माण करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रेड कलर में दिखाया जा रहा है जिसमें गहीरबाथा का भी नाम है, वहां पर भारी मात्रा में इन कछुओं के द्वारा अपना घोंसला बनाया जाता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सारे के सारे कथन सही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है, फीवर ओलिव रिडले रीचेज गोदावरी साइट। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि बहुत ही कम मात्रा में ओलिव रिडले कछुए गोदावरी के साइट पर आए हैं। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो हाई स्पीड फिशिंग बोट हैं उनके कारण इन कछुओं की भारी मात्रा में मृत्यु हो रही है। और इन्हीं बातों की चर्चा यहाँ पर किया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र समूह बिम्स्टेक सदस्यों को दर्शाता है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हम बात कर रहे हैं बिम्स्टेक का। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस फिगर को तो बिम्स्टेक के 7 मेंबर हैं और वे मेंबर हैं इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड और श्रीलंका। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल, भूटान और म्यांमार। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में भी आया है जिसका शीर्षक है, न्यू दिल्ली रीचेज आउट इन इंडियन ओशियन, जयशंकर इन मालदीव, नेक्स्ट स्टॉप श्रीलंका। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बॉर्बेट, ग्रे चिंड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोडेड रेड स्टार्ट क्या है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जो सिलोन फ्रॉगमाउथ है वह एक पक्षी है जो कि श्रीलंका और दक्षिण भारत में पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जितने भी नाम दिए गए हैं वे सभी पक्षी हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं करतार सिंह सराभा के बारे में। आपको ध्यान में रखना है कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें भगत सिंह अपना हीरो मानते थे और इन्हीं के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर यह बताया गया है कि 1920 के दशक में जब बड़े पैमाने पर युवकों के द्वारा ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ संघर्ष शुरू किया गया, उसके पहले 1915 में एक 19 साल के लड़के ने अपना बलिदान दिया था
और उनका नाम था करतार सिंह सराभा। अगर हम करतार सिंह सराभा की बात करें तो उनका जन्म 24 मई 1896 को अविभाजित पंजाब में लुधियाना के पास सराभा गांव में हुआ था। और यहाँ पर यह जानकारी दी गई है कि जब वे बड़े हुए तो उन्हें अमेरिका भेजा गया और यहीं पर जब 21 अप्रैल 1913 को कैलिफोर्निया में रह रहे भारतीयों ने एकत्र होकर के एक क्रांतिकारी संगठन जिसका नाम गदर पार्टी था उसकी स्थापना की। और उसके बाद 1 नवंबर 1913 को इस पार्टी ने गदर नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन करना प्रारंभ किया। और यहाँ पर जो करतार सिंह सराभा थे उनके द्वारा इस समाचार पत्र का पूरा कार्य देखा जाता था, यानी कि वे क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित थे। और जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो यहाँ पर गदर पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के द्वारा यह सपना देखा गया कि वे भारत में भी जाकर के सैन्य विद्रोह करेंगे और वहां पर जो ब्रिटिश शासन है उसको उखाड़ करके फेंक देंगे। और इसी को देखते हुए विदेशों में रहने वाले जो क्रांतिकारी थे उन्होंने भारत में लौटना शुरू किया, लेकिन शुरू से ही ये जो योजना थी वह सही तरीके से नहीं चल रही थी। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर ये जो क्रांतिकारी थे उनका ये सोचना था कि पंजाब में जो भारतीय सैनिक हैं वे विद्रोह करेंगे और यह विद्रोह की चिंगारी पूरे देश में फैल जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि शुरू से ही ये योजना सही तरीके से नहीं चल रही थी और बहुत सारे नेता जो भारत में आए उन्हें यहाँ पर उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सराभा और उनके दोस्त विष्णु गणेश पिंगले और रास बिहारी बोस किसी तरीके से देश में दाखिल हो गए और उन्होंने विद्रोह को अंजाम देने का प्रयास किया। लेकिन इसकी भनक अंग्रेजों को पहले ही लग गई थी। यहां पर जो विद्रोह होने वाला था उसकी तारीख पहले 21 फरवरी 1915 निर्धारित की गई थी, लेकिन जैसे ही ये पता चला कि इसकी खबर ब्रिटिश अधिकारियों को लग गई है तो यहां पर तारीख को बदल करके 19 फरवरी कर दिया गया। लेकिन यहां पर अंग्रेजों ने तेजी से अपनी प्रतिक्रिया दी और कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर सराभा और पिंगले दोनों को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। रास बिहारी बोस जापान चले गए और 1945 में अपनी मृत्यु तक भारत नहीं लौटे। यहाँ पर इन क्रांतिकारियों पर अंग्रेजों के द्वारा केस चलाया गया और 16 नवंबर 1915 को लाहौर सेंट्रल जेल में पिंगले और सराभा को फांसी दे दी गई। तो यहाँ पर इसी बात की चर्चा की गई है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।